तो बच्चों, व्यावसायिक अध्ययन में हम आज अध्याय 17 स्कंद विनिमय एवं सेवी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें स्कंद विनिमय के माध्यम से सौदे की विधि पढ़ेंगे। स्कंद विनिमय में प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए निम्न विधि अपनाई जाती है, जिसमें पहला विधि है दलाल का चुनाव एवं नियुक्ति। स्कंद विनिमय में कोई भी व्यक्ति प्रतिभूतियों का स्वयं लेन देन नहीं कर सकता है। इसके लिए सेबी द्वारा पंजीकृत दलाल का होना आवश्यक है। दलाल एक व्यक्ति, साझेदारी फर्म या कंपनी हो सकती है। तो पहला चीज़ होता है दलाल का चुनाव एवं नियुक्ति। दूसरा है डीमैट खाता खोलना। आजकल प्रतिभूतियों के सभी व्यवहार क्रय या विक्रय ऑनलाइन होते हैं, तो इसमें निवेशक को न्यासी भागीदार के पास डीमैट खाता खोलना अनिवार्य होता है। इसके बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे। तीसरी चीज़ होती है ऑर्डर देना। दलाल की नियुक्ति करने के बाद उससे सलाह लेकर उचित प्रतिभूति का चुनाव करना चाहिए। इसके बाद क्रय विक्रय का ऑर्डर दिया जाना। इसकी प्रमुख प्रणालियाँ कौन कौन सी है, मतलब ऑर्डर देने की जो प्रमुख प्रणालियाँ हैं, प्रमुख जो विधियाँ हैं, वो हैं कौन कौन सी है। तो पहला है निश्चित मूल्य पे ऑर्डर। इस प्रकार के ऑर्डर में प्रतिभूति का क्रय या विक्रय मूल्य निश्चित कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरी चीज़ है उचित मूल्य ऑर्डर। उचित मूल्य ऑर्डर, इसमें प्रतिभूति का क्रय विक्रय का मूल्य निश्चित न करके दलाल को ये छूट दी जाती है कि उसे उचित मूल्य पर खरीदे या बेचे। फिर इसकी अगली जो पद्धति है वो है सीमा मूल्य ऑर्डर। सीमा मूल्य ऑर्डर, इस ऑर्डर में क्रय या विक्रय मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है। मतलब प्रतिभूतियों को हम कितने में बेचेंगे या कितने में खरीद सकते हैं, इसमें ये निर्धारित कर दी जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्कंद विनिमय के माध्यम से सौदे के जो विधि हैं, दलाल का पहले चुनाव एवं नियुक्ति करना है। फिर दूसरा है डीमैट खाता खोलना है। तीसरा ऑर्डर देना। ऑर्डर देने की जो प्रक्रिया है उसमें पहला है निश्चित मूल्य पे ऑर्डर, दूसरा है उचित मूल्य पे ऑर्डर और तीसरा है सीमा मूल्य ऑर्डर। इसके बाद इसमें आता है अगली प्रक्रिया है तुरंत या रद्द करो ऑर्डर। इसके अंतर्गत दलाल को आदेश दिया जाता है कि या तो देरी करे या बिना खरीदे या रद्द कर दे। मतलब रद्द करने का या तुरंत खरीदने का ऑर्डर दिया जाता है। फिर हानि रोको ऑर्डर। हानि रोको ऑर्डर, इस प्रकार का ऑर्डर उस समय दिया जाता है जबकि हानि की मात्रा को सीमित करना है, हानि की मात्रा को कम करना है। तो इस ऑर्डर का उद्देश्य अपने से अधिक हानि को सुरक्षित करना है, मतलब कम से कम हानि हो, इस बात के लिए उन्हें ऑर्डर दिया जाता है। फिर है खुला ऑर्डर। इस प्रकार का आदेश उस समय किया जाता है जबकि विनियोक्ता को सौदा करने की शीघ्रता नहीं होती। जो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर रहे हैं उन्हें जल्दीबाजी नहीं होती है, तो उन्हें खुला ऑर्डर
दिया जाता है। इसमें दलाल के लिए कोई समय या मूल्य सीमा निर्धारित नहीं रहती है। तो ये तो कुछ ऑर्डर थे और इसमें मैंने पहले कुछ बताया और इधर अभी बता रहा हूँ। तुरंत या रद्द करने का ऑर्डर, हानि रोको ऑर्डर और खुला ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आता है प्रसंविदा करना। ऑर्डर प्राप्त के बाद दलाल द्वारा प्रसंविदा किया जाता है। इसके लिए दलाल उस स्थान पर जाता है जहां प्रतिभूति का सौदा होता है। उस स्थान को पीट या बिंग बिंग कहते हैं। मतलब जिस स्थान पर दलाल प्रतिभूति का सौदा करने के लिए जाता है उस स्थान को पीट या बिंग कहते हैं। जब दोनों का भाव पड़ जाता है, यानी दोनों खरीदने वाले और बेचने वाले प्रतिभूतियों के दलालों का आपस में भाव पड़ जाता है तो प्रसंविदा हो जाता है। तो दोनों दलाल उसका विवरण नोट कर लेते हैं। तो ये हो जाता है प्रसंविदा करना। प्रसंविदा लेखे तैयार करना। अगली जो प्रक्रिया है वह है प्रसंविदा लेखे तैयार करना। दलाल दिन भर के हुए सौदों को अपनी नोटबुक से शाम के समय कच्चा सौदा बही में लिखता है। जो भी दिन भर के क्रय विक्रय होते हैं प्रतिभूतियों का, उसका वो कच्चा सौदा बही में लिखता है और कच्चा सौदा बही से सभी लेखे पक्का सौदा बही में लिखे जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रसंविदों को लेखा तैयार करना होता है। फिर अगली जो इसमें पद्धति होती है वह है सौदे का निपटारा करना। ये अंतिम कार्य होता है। अंतिम कार्य सौदे का निपटारा करना है। निपटारे का अर्थ है प्रतिभूतियों को विक्रेताओं के डीमेट खाते से क्रेता के डीमेट खाते में हस्तांतरित करने से है। तो मैंने पहले भी बताया था कि दूसरी विधि डीमेट खाता है और डीमेट खाते में प्रतिभूति खाते खोले जाते हैं। तो जब सौदा निश्चित हो जाता है तो क्रेता और विक्रेता के जो यानी क्रेता और विक्रेता प्रतिभूतियों के जो क्रेता विक्रेता हैं उनके डीमेट खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये सौदे का निपटारा हो जाता है। तो ये तो था आपका प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने की कुछ विधियाँ। अब हम इसमें आगे कुछ और दूसरा चीज़ बताएंगे, वो है आपका भारत के प्रमुख शेयर बाजार। भारत के प्रमुख शेयर बाजार कौन कौन से हैं उसके बारे में। भारत के प्रमुख शेयर बाज़ारों को हम 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय शेयर बाज़ार। ये एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में फेरवानी समिति की सिफारिश पर सन 1932 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई और इसकी प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक है और इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई वर्ली में है। इसके अंतर्गत उन्हीं कंपनियों की प्रतिभूतियों का सूचीयन होता है जिसकी चुकता पूंजी कम से कम 3 करोड़ रुपए हो। तो देखिए इसमें एक चीज़ बताई गई कि राष्ट्रीय शेयर बाज़ार की सिफारिश 1932 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई और इसकी प्रारंभिक पूंजी 25 करोड़ रुपए है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI
राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक है और इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई वर्ली में है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज में 49% तक विदेशी विनियोग की अनुमति दी गई है। तो ये कुछ भारतीय प्रमुख शेयर बाजार के राष्ट्रीय शेयर बाजार की प्रमुख बातें थी। अब दूसरी बात हम करते हैं बॉम्बे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 में की गई है। सन 2002 में इसका नाम परिवर्तित करके BSE कर दिया, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म BSE। ये विश्व का 10वें नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है और इसमें 4800 से भी अधिक भारतीय कंपनी पंजीकृत है। यानी भारत की जो भी कंपनियां हैं, 4800 से ज़्यादा कंपनियां इसी स्टॉक एक्सचेंज में अपना ऋण पत्रों का यानी प्रतिभूतियों का बेचने और खरीदने का कार्य करते हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक 100 शेयरों का होता है। तो इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं, इसको आप ध्यान देंगे। इसकी स्थापना 1875 में की गई है और इसका 2002 में इसका नाम BSE किया गया और ये विश्व के 10वें नंबर का एक स्टॉक एक्सचेंज है और इसमें 4800 से भी ज़्यादा भारतीय कंपनियां पंजीकृत हैं और इसका सूचकांक 100 शेयरों का होता है। तो ये तो था बॉम्बे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का। अब दूसरा है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये जो है लघु तथा मध्यम औद्योगिक इकाइयों के एक्सचेंज के रूप में सन 1992 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई। तो जो भी छोटे या मध्यम औद्योगिक इकाइयां हैं, उनके एक्सचेंज रूप में 1992 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई और ये भारत में सर्वप्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा देती है। तो इस तरह से ये लघु और मध्यम औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ये बनाई गई है और इससे संबंधित और भी कुछ बातें हैं इसमें। ये संपन्न कंप्यूटराइज एक्सचेंज है और इसकी अवधारणा अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक के आधार पर की गई है। OTCET में इन कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाता है और जिनकी पूंजी का स्तर 30 लाख से 25 करोड़ तक है। तो ये कुछ प्रमुख बातें इसमें थी, इसको मैंने बताया। तो जो भी भारत की प्रमुख शेयर बाज़ार हैं, शेयर मार्केट हैं, उनमें पहला मैंने आपको बताया राष्ट्रीय शेयर बाज़ार, दूसरा बम्बई या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और तीसरा ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसमें कुछ प्रमुख बातें भी मैंने आपको बताई। और इसके बाद अब हम आते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के बारे में। सेबी क्या है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
सेबी की स्थापना की गई। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो देखिए इसमें प्रमुख बातें क्या है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई और 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। अब हम जो सेबी के लक्षण हैं उन लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला लक्षण है सेबी सतत अनुक्रम एवं सर्वमुद्रा रखने वाला नियम निकाय है। मतलब इसमें क्या बता रहा है कि यह सतत अनुक्रम और सर्वमुद्रा रखने वाला निगम निकाय है। दूसरी इसकी विशेषता बताई गई है कि बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है, क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में है। इसका प्रमुख मुख्यालय है वो कहाँ है, मुंबई में, और क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है। सामान्य निरीक्षण, निर्देशन एवं प्रबंध संबंधी बोर्ड के सभी कार्य बोर्ड के सदस्यों में निहित होते हैं, बोर्ड के सदस्य द्वारा ही किए जाते हैं। इसकी चौथी विशेषता है सरकार बोर्ड के कार्यालय संबंधी शर्तों एवं चेयरमैन तथा सदस्यों की अन्य बातों का निर्धारण भी करती है। इसकी पांचवी विशेषता है भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने को वैधानिक शक्तियों अब सेबी को ही प्राप्त है। तो ये सेबी के कुछ विशेषताएं आपने देखा। पहला मैंने बताया ये सतत अनुक्रम और सर्वमुद्रा रखने वाला बाल निगम है। दूसरा मैंने बताया बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में और क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है। सामान्य निरीक्षण, निर्देशन और प्रबंध संबंधी बोर्ड के सभी कार्य बोर्ड के सदस्यों में निहित होते हैं और सरकार बोर्ड के कार्यालय संबंधी शर्तों एवं चेयरमैन तथा सदस्यों की अन्य बातों का निर्धारण करती है। ये कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताएं। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ा। सबसे पहला चीज़ हमने पढ़ा, स्कंद विनिमय के माध्यम से सौदे के कौन कौन से विधि हैं, जिसमें मैंने पढ़ा दलाल का चुनाव करना, डीमैट खाता खोलना, ऑर्डर देना में मैंने पढ़ा निश्चित मूल्य पे ऑर्डर, उचित मूल्य ऑर्डर, सीमा मूल्य ऑर्डर। फिर मैंने पढ़ा तुरंत या रद्द करो ऑर्डर, हानि रोको ऑर्डर, खुला ऑर्डर। ऑर्डर के बाद इसकी जो प्रक्रिया है वो प्रसंविदा करना, फिर प्रसंविदे लेखे तैयार करना, फिर सौदे का निपटारा करना। इसके बाद हमने कुछ भारत के प्रमुख शेयर बाज़ार के बारे में भी मैंने पढ़ा, जैसे राष्ट्रीय शेयर बाज़ार, फिर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, फिर ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और फिर मैंने आज पढ़ाया भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी क्या है, इसके फुल फॉर्म मैंने बताया, इसकी स्थापना कब हुई और इसकी सेबी की स्थापना कब हुई, और इसके लक्षण भी मैंने आपको बताया। तो इस तरह से अब हम कुछ प्रश्न भी दे रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है भारत के प्रमुख शेयर बाज़ार बताइए।
और दूसरा है स्कंद विनिमय के माध्यम से सौदे की विधि समझाइए। ये 2 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, इनका उत्तर आपको लिखना है और लिख करके सेंड करना।